friends, my name is Preeti Patil Jagdane and I am presenting before you the UPSC CSAT 2020 paper. Let's have a look toward the comprehension. Okay, first passage. Have a look on the first passage. As I have told you, before reading the passage, have a look on the question first. Which are the question? Which one of the following is the best implied? Okay, don't read the answer. Okay, start reading the passage. In India, over last decade or so, labor has been departed agriculture, but only going to construction and unregistered manufacturing, which are not marked better job services, where labor tend to be the most productive or not generating the additional jobs in the country needs. India will need 24 billion or so jobs over next decade. The new sector, e-commerce, can be the best close only half of the job gap. Only those sectors that drive the domestic demand, such as health and education, can comfortably fill the other half. अब इन पैसेज में हम ये समझ के लेते हैं कि ऑथर का टोन क्या है और ऑथर किसके बारे में बात कर रहा है. ओके, अब ये देखो कि लेबर के बारे में बोला है. लेबर जो है डिपार्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से दूर हो रहा है, बट कहाँ पे जा रहा है? बट ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच इज नॉट मार्क्ड बेटर जॉब्स नहीं है वो. सर्विसेज वेयर लेबर टेंड टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव हो सकता है, नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री रेट्स. मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसके बारे में ऑथर ये बोल रहा है कि वो एडिशनल जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा है. Okay, India will need 24 million jobs over decade. The new sector of e-commerce can be best close. मतलब e-commerce का जो सेक्टर है हमारा एक बेस्ट क्लोज हो सकता है गैप को मिटाने के लिए. Only half of the job gap. Only those sectors that drive domestic demand, such as health and education, can comfortably fill other half. मतलब हेल्थ और एजुकेशन भी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर, वो भी हमारे जॉब गैप्स को फिल कर सकते हैं. फाइन, मतलब आपको ऑथर का टोन पता चला किसके बारे में पॉजिटिव है किसके बारे में नेगेटिव है. फाइन, अब ऑथर इम्प्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज. फर्स्ट ऑप्शन हमारा है स्ट्रॉन्ग मेजर्स नीड टू बी टेकन to reduce the rural to urban migration of the labor. As I have seen in the first comprehension class, we have to eliminate option with the 4 techniques, that is verbosity, vagueness, irrelevance and contradiction. Okay, in this message, in this option, strong measures need to be taken to reduce rural to urban migration of the labor. ये कहाँ तो भी बोला है कि strong measure rural to migrate अर्बन माइग्रेशन ऑफ द लेबर के लिए लेना चाहिए वगैरह. मीन्स दिस इज अ टॉकेटिव, मतलब एक्स्ट्रा बात कर रहा है. दिस ऑप्शन इज टेकिंग, मतलब डूइंग एक्स्ट्रा, लाइक एक्स्ट्रा वर्क और रिडंडेंट वर्क. ओके, तो ये टॉकेटिव स्टेटमेंट है, इट्स अ वर्बल स्टेटमेंट, सो इट शुड बी एलिमिनेटेड. सो ए शुड नॉट बी ऑप्शन. ओके, द वर्किंग कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. मतलब ठीक है कि वर्किंग कंडीशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड टू बी इम्प्रूव्ड. ये क्या बोला है कि हमको उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाते हैं लोग, बट लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्या, गोइंग टू कंस्ट्रक्शन अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग विच इज नॉट मार्क्ड बेटर जॉब्स, ये बेटर जॉब्स नहीं है. लेकिन ये इंप्लाई नहीं करता है पैसेज में. इंप्लाई मतलब क्या करता है कि इनडायरेक्टली स्टेट करना चाहिए पैसेज में. फाइन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. The service sector has been reducing the problem of unemployment. मतलब सर्विस सेक्टर पहले से हमारा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का रिड्यूस कर रहा है. इसके बारे में भी ऑथर ने नहीं बोला है कि सर्विस सेक्टर इज द मतलब प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व कर रहा है. फाइन, दिस शुड नॉट बी आंसर. अब देखो कि डी ऑप्शन क्या है. द इंक्रीज्ड सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इम्पेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन. मतलब कि जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है जॉब क्रिएशन के लिए, वो उसका मतलब वो क्रिएट होनी ही चाहिए सोशल सेक्टर में. ओके फाइन, तो हमारा जो ऑप्शन है डी इज द राइट एक्स ऑप्शन. फाइन, we'll move toward the next passage.
Next passage, have a look. In India, the current focus on the right to privacy is based on some new realities of digital age. The right to privacy के बारे में बोला है. A right is a substantive right only if it works in all situations and for everyone. A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is a meaningless without actual availability of security that guaranteed that private force cannot be used to art the right. The role of the state, therefore, is therefore not just abstain from preventing rightful free expression, but also actively ensure that private parties are not able to block it. Okay, मतलब ये हमारे राइट्स के बारे में दिया गया है पैसेज में कि राइट टू प्राइवेसी हो गया और राइट टू फ्री एक्सप्रेशन हो गया और रोल ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए इसमें, ये मोस्टली ऑथर ने बोला है. अब क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. मतलब अजम्पशन जो होता है वो बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में होता है, फाइन, उसका पैसेज में जिक्र नहीं होगा, फाइन, मतलब पैसेज से हम ले सकते हैं वो, मतलब डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगा वो पैसेज में, फाइन. ऑप्शन देखते हैं. The state should have some institution to ensure its appropriate role in digital society. Okay. The state should ensure that the private parties do not violate the citizens' right to privacy. Okay. The digital economy is not compatible with idea of not violating the citizen privacy. अब देखो कि स्टेट का रोल के बारे में बोला है, उसका स्टेट का रोल के बारे में सेंटेंस भी है, द रोल ऑफ द स्टेट देयरफॉर नॉट अब्सटेन फ्रॉम राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन. मतलब स्टेट शुड फर्स्ट, जो हमारे ऑप्शंस है फर्स्ट 1 and 2, वो हमारा ऑप्शन हो सकता है. ओके, फाइन. अब देखो कि डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विथ आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी. ये कहाँ पे भी हमको दिया नहीं है, फाइन. ये हमको डिजिटल इकोनॉमी नॉट कंपेटेबल वायलेटिंग सिटीजन, ये डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोला ही नहीं है पैसेज में, तो 4 ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग ही होगा. ओके, तो हम देखते हैं कि 4 ऑप्शन हमारा रॉन्ग, सॉरी 3rd ऑप्शन जो है, ये जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये 3rd है, फाइन. अब देखो कि ये 3rd ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, तो इसलिए ए एलिमिनेट हो जाता है और ए भी एलिमिनेट हो जाता है. अब फर्स्ट 2 ऑप्शन देखो 1 and 2. द स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी. ये भी ऑथर ने, मतलब एक बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में है कि स्टेट को एक्टिव होना चाहिए डिजिटल सोसाइटी के बारे में. ओके, द स्टेट शुड इंश्योर द प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन टू राइट टू प्राइवेसी. ये भी है कि एक बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में है कि स्टेट का रोल आना चाहिए. ओके, फाइन. तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, फाइन. Next passage, we'll look on the next passage. One of the biggest irony around water is that it comes from the river and other wetland. देखो ironies, ये कीवर्ड है, फाइन. Yet, ये भी कीवर्ड है. Yet it has seen diverse from them. While water is used as a resources, public policy does not always grasp that it is a part of natural ecosystem. Efforts at engineering water system are thus efforts in augmenting water supply rather than strengthening the capacity of the ecological system. अब देखो कि ये पैराग्राफ है, one of the biggest irony around the water is that it comes from river and other wetland. हमारा जो वाटर है मोस्टली किससे आता है, रिवर एंड वेटलैंड से आता है, तभी भी वो डाइवर्स होता है उनसे. वाइल वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्सेज, तभी पब्लिक पॉलिसी जो है वो उनको ग्रास्प नहीं हो रहा. इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, वाटर इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ये उनको ग्रास्प नहीं हो रहा है. मतलब उसका टोन देखो पब्लिक पॉलिसी की तरफ निगेटिव है. इफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम इज दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई रादर देन. अब हमारा जो एफर्ट है वो क्या है, इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग करने के ऊपर है, रादर देन क्या करना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए. फाइन, मतलब इंजीनियरिंग ऑफ वाटर सप्लाई के अलावा हमको कैपेसिटी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उनको बढ़ावा देना चाहिए. देखो टोन समझ में आया ऑथर का, किसके लिए पॉजिटिव है
कि जो भी वेटलैंड और रिवर का कंजर्वेशन करना चाहिए, इसके लिए ऑथर का टोन पॉजिटिव है, ना कि वाटर इंजीनियरिंग करना चाहिए। फाइन। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, which one of the following is the most logical and rational inference can be made from the above passage? हम क्या inference इससे draw out कर सकते हैं? ओके अब inference क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है जिससे हमारा पूरा पैसेज का डिस्क्रिप्शन मतलब क्रक्स एक मेंशन हो जाए। फाइन। रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। ये देखो रामसर कन्वेंशन का जिक्र कहाँ पे भी नहीं है पैसेज में। देखो दिस स्टेटमेंट इज अ वर्बोस मतलब एक्स्ट्रा डॉकेटिव स्टेटमेंट है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। फाइन। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटेड। अब देखो इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम के बारे में ऑथर क्या था कि इसके अलावा हमको कंजर्वेशन दूसरी तरफ करना चाहिए बोल रहा था, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट पैसेज को। फाइन। वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स और वाटर, मतलब जो वेटलैंड है उनका मजबूतीकरण करना चाहिए ऐसा बोल रहा है वो। फाइन। ये तो हमारा मतलब बनता है आंसर। फाइन। अभी फोर्थ हम रीड करेंगे तब भी। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट मिसयूज और ओवरयूज। अब तो देखो कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी वर्बॉस है, वो मतलब दिया ही नहीं है पैसेज में वाटर सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जो है, तो ये भी रॉन्ग है। जो हमारा आंसर है वो ई, दैट इज वेटलैंड नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स और वाटर। फाइन। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पैसेज, विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैसेज दैट इज talking about the asset allocation. Asset allocation is the most important investment decision we will ever make. Okay, अभी asset allocation के बारे में है। The most important investment है, मतलब इन्वेस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मतलब ऑथर का टोन देखो, asset allocation जो भी है वो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन we will ever make. Sadly, अब देखो ये सैडली जो एडवर्ब और एडजेक्टिव हमको अंडरलाइन करना है टू अंडरस्टैंड द टोन और स्टाइल ऑफ द ऑथर। ओके, सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन इम्पोर्टेंस इट्स डिजर्व, मतलब एसेट एलोकेशन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वी आर एडमेंट अबाउट द सीकिंग प्रिडिक्टेबिलिटी विथ आवर फ्यूचर, मतलब हम क्या करते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी को सीख करते हैं। फाइन, फ्यूचर की। We tend to think for investing in risky asset as extremely volatile, मतलब हमको लगता है कि risky asset extremely volatile है और value eroding है। We also dislike fluctuating return, the loss of control in investment, मतलब हमको पसंद नहीं आता है कि हम fluctuating तरीके से रिटर्न पाए और loss of control और investment। We think our money is the best left idle, unproductive but safe, मतलब हमको लगता है कि मनी जितना भी बाकी रहेगा सेफ रहे, बस अनप्रोडक्टिव भी हो। देयर इज नो असेट दैट रिस्क फ्री, मतलब हमारे यहाँ पे कोई ऐसा असेट नहीं है जो रिस्क फ्री है। वी कुड लूज आवर जॉब्स, आवर होम्स कैन लूज आवर वैल्यू, आवर बैंक कैन गो बैंकरप्ट, आवर बॉन्ड्स कैन डिफॉल्ट, द गवर्नमेंट कैन कोलैप्स एंड कंपनीज वी चूज फॉन्डली कैन सीज टू एग्जिट, बट वी कैन नॉट लिव लाइफ assuming that all things these are extreme events are waiting to happen and all the same time. All these extreme forms of risk we know will not manifest at the same time. मतलब ऑथर का टोन देख रहे हो कि एसेट एलोकेशन के बारे में पॉजिटिव है और हम जो हमारा मनी ऐसे ही रहने देते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में ऑथर निगेटिव है। फाइन। अब देखो, which one of the following statement is the best implies the suggestion given by author in the passage? Okay, fine. Okay, we'll see the first option, that is distribute your wealth across different kind of assets so as that your risk would be minimized. ऐसा कहाँ पे बोला नहीं है कि distribute your wealth across different kind of asset, ऐसा बोला नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा टॉकेटिव स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। Risk taking behavior should be necessary component of your personality if you want to generate wealth. हाँ, ये बोला है कि वो पॉजिटिव है रिस्क टेकिंग बिहेवियर के बारे में, जनरेट वेल्थ करने के लिए रिस्क लो बोल रहा है, तो ये इसके लिए हम स्टॉप करते हैं। विल सी द अनदर ऑप्शन। While making investment, find the trustworthy asset management organization which would manage your wealth for you. अब asset manage organization के बारे में कहाँ पे भी बोला नहीं है। फाइन, तो ये भी वर्बोस मतलब एक्स्ट्रा टॉकेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। You should note that, next option, you should know that investing your money is a risky business. You should मतलब ये should जो है वो भी एक
थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. शुड नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी इज अ रिस्की बिजनेस. मतलब हमको पता रहना चाहिए कि इन्वेस्टिंग योर, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों में अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो ये जो है रिस्की शुड जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 80-90% शुड का स्टेटमेंट ये इलिमिनेट हो जाता है. फाइन. ऑल, शुड, ओनली, these are the extreme keywords. Okay, never. Then option B is our answer. और इससे जो इम्प्लाई होता है वो ओवरऑल आइडिया आपको आ जाती है पैसेज की. फाइन. नेक्स्ट पैसेज जो हमारा है जीएम क्रॉप के बारे में दिख रहा है. फाइन. अब देखो ये अल्दो भी एक कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करना चाहिए. Although most of the genetic crops cultivated now are genetically engineered for a single trait in future, crop genetically engineered for more than one trait will be known. Thus, biotechnology role in the agriculture and regulation on the same cannot be understood solely in the context of current generation of GM crops. Okay. Instead एक कीवर्ड है. Instead, there is a need to take comprehensive look into account of various aspects, including socio-economic impacts, so that the potential or technology can be harnessed while minimizing the negative impact. अब ये बोल रहा है कि जीएम क्रॉप का और बायोटेक्नोलॉजी का रिलेशन उन्होंने दिया है कि जीएम क्रॉप तक तो है ही, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसका कॉम्प्रिहेंसिव लुक लेना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट देखना चाहिए, सो दैट पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड व्हाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट. Given the importance of biotechnology in developing variety that can help in climate change mitigation and adaptation, not using biotechnology as a part of climate change action plan cannot be option. मतलब बायोटेक्नोलॉजी को क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में इंक्लूड करना चाहिए. डोमेस्टिक रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन. अब जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए. टू ट्रेड पॉलिसी एंड ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन. फाइन. मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में उसको ऐड करना चाहिए, और डोमेस्टिक रेगुलेशन के भी बारे में बायोटेक्नोलॉजी की बोल रहा है. फाइन. अब देखो कि क्वेश्चन क्या है. विथ रेफरेंस टू अबाउ पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अजम्पशन हमारा ऑप्शन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस. फाइन. मतलब ये रेगुलेशन जो होगा इवॉल्विंग प्रोसेस है, अजम्पशन हो सकता है. फाइन. सेकेंड अजम्पशन क्या है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन. ये हमारा सेकेंड अजम्पशन है. अब देखो कि थर्ड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग. ये तो हमने पैसेज पढ़ते समय देखा थी कि बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन शुड टेक इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होना चाहिए. मतलब थर्ड तो हमारा राइट ही होना चाहिए. Wider involvement of political executive in regulation improves the effectiveness in dealing with the country's trade policy and international obligation. ये लास्ट स्टेटमेंट में दिया है कि डोमेस्टिक रेगुलेशन बाय आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन में भी उसको ऐड करो, सब बोला है लास्ट स्टेटमेंट में. मतलब उसके बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि वाइडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इसमें आना चाहिए इफेक्टिवनेस बायोटेक्नोलॉजी का होने के लिए. फाइन. तो 3 और 4 तो हमारे राइट ही है. फाइन. फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस. अभी तक हमने रेगुलेट नहीं किया है, वो इवॉल्विंग प्रोसेस हो सकती है. फाइन. ये भी राइट है, ऑप्शन है. दिस इज अ राइट ऑप्शन. पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज नीडेड इन पॉलिसी डिसीजन. ये भी राइट है कि मतलब ऑथर ने बोला है कि जितना आप पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल होगा, मतलब पॉलिसी जितना डिजाइन करेंगे उतनी बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी. फाइन. तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट इम्प्लाइज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. फाइन. तो कौन सा स्टेटमेंट है कि जो क्रक्स पैसेज का पकड़ता है, मतलब एकदम क्रक्स पकड़ता है.
precautionary principle is not given importance in the current debate of the developing GM crops. अब जो crux of the passage है उससे whole idea, जो भी statement होगा, जो भी answer होगा, उससे पूरा passage describe कर सकते हैं. Fine. अब the precautionary principle is not given importance in the current debate of the developing GM crops. This is a wrong statement. The biotechnology is not currently used in climate change mitigation and adaptation mechanism. तो ये तो crux नहीं हो सकता ना passage का. Fine. Biotechnology role is not confined to current priorities of developing GM crops. मतलब ये पैसेज में बोला था कि होल आइडिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, उसका कन्फाइन मत करो GM क्रॉप, तो उसका सोशली इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसको क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन में, इंटरनेशनल ट्रीटीज में इन्वॉल्व करो, यही मेन हमारा पॉइंट था. फाइन, ओके, इसको ग्रे एरिया करते हैं. द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट बायोटेक्नोलॉजी इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड. द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नॉट बायोटेक्नोलॉजी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड. अब ये देखो कि निगेटिव इम्पैक्ट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी के वो अंडरस्टूड हुए, ये क्रक्स ऑफ द पैसेज नहीं हो सकता. फाइन, तो हमारा क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या होगा? द बायोटेक्नोलॉजी रोल इज नॉट कन्फाइंड टू करंट प्रायोरिटी ऑफ डेवलपिंग GM क्रॉप्स. मतलब ये इससे क्या होता है, ये स्टेटमेंट से पूरा पैसेज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब एक सेंट्रल थीम है पैसेज. फाइन, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर. In next lecture we will move forward in UPSC CSAT paper. Fine. Thank you.